दोस्तों आजकल के ज़माने में लोग इतना लोभी हो चुके हैं दहेज प्रथा को लेकर के कि अगर लड़की का पिताजी अगर दहेज पूरा नहीं कर पा सका तो लोग बहुत ताने मारते हैं लड़की को पिताजी को। और क्या मजबूरी है लड़की पिताजी को, ये सब बिल्कुल भी नहीं समझते हैं लड़के वाले लोगों ने। और इस पे टॉर्चर करने लगते हैं और धमकाने डराने का शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों रानी होती है, उसका शादी के लिए लड़के वाले बारात आते हैं। आने के बाद लड़की वाले से लड़की का पिताजी से लड़के वाले पिताजी दहेज मांगने का शुरू कर देता है। जो लड़की का पिताजी था वह बोला था लड़के वाले से कि हम शादी का दौरान एक फोर व्हीलर आपको दे देंगे। दोस्तों ऐसा हो जाता है लड़की का पिताजी की कुछ दिन पहले शादी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी कारण लड़की का पिताजी का सब जमा पूंजी खर्च हो जाता है। इसी वजह से वो फोर व्हीलर का जुगाड़ नहीं कर पाता है और उसको लड़के वालों को फोर व्हीलर नहीं दे पाता है। इसी वजह से वह उन लोगों के पास शर्मिंदा होकर के माफ़ी मांग रहा था कि हम अभी नहीं दे सकेंगे फोर व्हीलर, कुछ दिन और वेट कर लीजिए, हमारे पास जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही आपके घर में फोर व्हीलर पहुंचा देंगे। तो दोस्तों लड़के का पिताजी था वह समझने के नाम ही नहीं ले रहा था और बोल रहा था कि मेरे को अभी का अभी चाहिए ही चाहिए फोर व्हीलर, तभी मैं आपका लड़की से शादी करूंगा, वरना मैं बारात वापस लेकर के चला जाऊंगा। तो जो दशा होगा आपका वो आप ही का जिम्मेदार होंगे सिर्फ तो सिर्फ। इसलिए अभी आप मेरे को फोर व्हीलर दीजिए वरना मैं बारात वापस लेकर के चला जाऊंगा। और इसी कारण से वहाँ पे पूरा हंगामा होने लगता है लड़कों और लड़की वाले के बीच। तो दोस्तों जैसे ही आवाज़ रूम में पहुंचता है जहां लड़की सज सवर रही थी, तैसे ही लड़की के कानों में जैसे ये आवाज़ पहुंचता तो लड़की वाले जो थी लड़की रानी वह दौड़े से बाहर आती है। तब उसको कुछ देर में पता चलता है कि लड़के वाले जो है वो गाड़ी को लेकर के हंगामा खड़ा किए हैं और मेरे पिताजी से गाड़ी का डिमांड कर बैठे हैं और बोल रहे हैं कि शादी करूंगा जब मेरे को गाड़ी मिलेगा। तो ये सब जैसे ही मालूम पड़ा रानी को तो वह फाइनली डिसीजन करती है कि इन लोभियों से अच्छा है कि मैं शादी अभी नहीं करूंगा। और वह साफ साफ मना कर देती है लड़के वालों से, बोलती है कि मैं अब शादी आप लोगों से नहीं करूंगा। तो दोस्तों इसी कारण वह धुतकार फुलकार के भगा देती है लड़कों वालों को बेइज्जती करके वहां से। तो दोस्तों यह कहानी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, आप लोग पूरा इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला और एक दर्द भरी कहानी भी है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के लिए रोज़ का रोज़ एक नई कहानी आप लोग के लिए लाते रहें। दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी उत्तर प्रदेश की कानपुर की है। दोस्तों कानपुर में एक परिवार हुआ करता है जिसमें से टोटल 5 सदस्य हुआ करता है, जिसमें से एक बड़ा बेटी जिसका नाम रानी होती है, उसका एक बहन होती है मंजिल और सबसे छोटा छोटा वाला भाई और उसका एक माता पिता। दोस्तों जो रानी होती है उसका पिताजी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता है वहीं कानपुर में ही। उसका सैलरी था वो 25,000 के करीब रहता है। तो वह उसी से अपना परिवार को चलाता था उसका पिताजी। और जो रानी होती है वह ग्रेजुएशन फाइनल करने के लास्ट ईयर में वह पढ़ाई कर रही थी। तो धीरे धीरे इसी तरह चलते रहता है कारवां। तो क्या होता है एक दिन उसका पिताजी रामलाल, जो रानी का पिताजी का नाम रामलाल रहता है, उसका मन में तरह तरह का ख्याल चलने लगता है कि अब मेरा बेटी है सो काफ़ी जवान हो चुकी है, अब इसके लिए लड़का खोजना जायज़ है। इसलिए वो उसका रानी का पिताजी लड़का खोजने के लिए इधर उधर बात चलाता है और सभी जगह बात छेड़ देता है कि अच्छा लड़का मेरे को चाहिए, क्योंकि एक मेरा बेटी है वो ग्रेजुएशन फाइनल कर रही है जो कुछ ही दिन में फाइनल हो जाएगा। तो जैसे ही ये सब बात पूरा फैला तैसे ही एक लड़के वालों को पता चला जो ही पास का गांव का रहने वाला था, लड़की वाले के पास के गांव का ही। तो जो लड़की का पिताजी था जैसे ही पता चला लड़के वाले के बारे में तो वह लड़के वाले के घर उसका पिताजी पहुंच गया। तो जो लड़का था वह एक सरकारी टीचर हुआ करता है दोस्तों, जो आप ही हाल फिलहाल में उसका ही नौकरी हुआ था। तो जैसे ही पहुंचता है उसका पिताजी लड़की के पिताजी रामलाल लड़के वाले के घर और वहाँ बात करने लगता है शादी के बारे में। तो अपना लड़की का फ़ोटो दिखाता है रामलाल और वो लड़के वाले भी अपना लड़के का फ़ोटो दिखाते हैं। उसके बाद लड़का लड़की दोनों देखा देखी होता है।
देखा देखी होने के बाद दोनों लड़का और लड़की पसंदा पसंदी हो जाते हैं। उसके बाद आता है बात लेन देन का, दहेज का। तब लड़के वाले बोलते हैं कि हमको दहेज चाहिए ही उसी हिसाब से, क्योंकि लड़का एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। दोस्तों हमारे समाज में जिस लड़का का गवर्नमेंट जॉब हो गया, समझ लो उसका दहेज कितना डिमांड होगा। सो इसी तरह होता है रामलाल के साथ ही। जो लड़के वाले थे वो काफ़ी डिमांड कर देते हैं दहेज का, और बोल देते हैं कि मेरे को 8 लाख नगद कैश चाहिए और एक 4 व्हीलर चाहिए, जो टाटा का नेक्सॉन है। जैसे ये बात सुनता है रामलाल, लड़की का पिताजी, वह टेंशन में पड़ जाता है। जैसे ही टेंशन में पड़ जाता है तब वह बात करने लगता है इधर उधर रिश्तेदार से कि इतना डिमांड है लड़के वालों का, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों जो लड़की का मामा होता है वह एक अच्छा खासा बिजनेसमैन होता है, वह अच्छा पैसा कमाता है। तो जैसे ही लड़की के पिताजी अपने साला से बात करता है तो उसका साला बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, हम पैसा का अरेंजमेंट कर देंगे, जो घटेगा वो दे देंगे हम। इसलिए हम लोग का भांजी, हमारा भांजी का शादी पूरा धूमधाम से होना चाहिए, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये लड़का लड़की का जो मामा रहता है वो पूरा लड़की का पिताजी को ढाढ़स दिलाता है अपने बहनोई को। तो जो रामलाल रहता है वो लड़के का को बोलता है, लड़के का पिताजी को, कि ठीक है समधी जी, ये रिश्ता पक्का है, क्योंकि आप जो जो मांगे हम दे देंगे। 4 व्हीलर अभी नहीं दे सकेंगे, अभी नगद पैसा जो है वो आपको दे देंगे, और जो 4 व्हीलर की बात रहा वो मैं शादी का समय मंडप में दे दूंगा। तब यह बात धीरे धीरे हो जाता है। होने के बाद धीरे धीरे शादी नज़दीक होने लगता है। दोस्तों शादी से 15 दिन पहले जो रामलाल होता है वह कंपनी से काम करके आ रहा था अपना रूम जहाँ वो रहता था। तो ऐसे ही पीछे से एक गाड़ी आता है और रामलाल को पीछे से धक्का मार देता है। धक्का मारने के बाद रामलाल को बहुत ज़्यादा चोट आ जाता है। तब उसको लेकर के उसके घर वालों को पता चलता है, तो लेकर के उसको हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उसको आईसीयू में भर्ती करते हैं, और भर्ती करने के बाद वहां का जो आईसीयू का बिल का मीटर रहता है वो तेज़ी से दौड़ने लगता है। तो जो सेविंग रहता है रामलाल के पास वह सब खत्म हो जाता है उसी का हॉस्पिटल के ही चक्कर में। तो दोस्तों धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। 1 सप्ताह के बाद रामलाल तो उसके बाद घर आता है। घर आने के बाद जो शादी का तारीख था वो नज़दीक आ गया था, और पूरा शादी का सामान पूरा खरीदा गया था। इसी कारण वह शादी को टाल भी नहीं सकता था। इसी कारण सोचा कि जितना हो सके जुगाड़ हो ही गया, जो घटेगा सो देखा जाएगा, मनाएंगे लड़के वाले से, अगर मान गए तो ठीक ही है, शादी हो जाएगा। तो जो लड़के वाले थे बोला था लड़की के पिताजी कि हमारा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो लड़के वाले बोला कि ठीक है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो हम लोग कुछ एडजस्ट करेंगे। तो लड़के वाले शादी का दिन बारात आते हैं। शादी का तैयारी पूरा चल रहा था, तो लड़के वाले बारात आते हैं। आने के बाद धीरे धीरे रस्में पूरा होता है। जब सिंदूर दान का समय आता है तो जो लड़के का पिताजी रहता है उसके मन में क्या खिचड़ी पकने लगता है। वहाँ पे लड़की वाले के पास अपना डिमांड पेश कर देता है। बोलता है कि आप जो वादा किए थे 4 व्हीलर का वो मेरे को अभी चाहिए, क्योंकि तभी मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो जो लड़की का पिताजी रहता है वो रोते गिड़गिड़ाते बोलता है कि समधी जी, अभी मैं तो नहीं दे सकता। हम आपका तो मेरा हालत मालूम है, ये है कि अभी मैं किस कंडीशन में हूँ। ये सब करके वह गिड़गिड़ाने लगता है लड़के के पिताजी के पैरों में। ये सब फिर भी लड़के का पिताजी था वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, और बोल रहा था कि मेरे को चाहिए ही चाहिए गाड़ी, तभी मैं शादी करूँगा अपने बेटे से, वरना मैं बारात वापस रिटर्न लेकर चला जाऊँगा। इस तरह करके लड़की वाले से धमकाने लगता है लड़के के पिताजी। तो जैसे ही लड़की को यह बात मालूम पड़ता है कि जो लड़के वाले हैं वो मेरे पिताजी से बहुत ज़्यादा जो डिमांड है वो गाड़ी का वो अभी मांग रहे हैं, और नहीं देने पर वह लड़के वाले बारात वापस लेकर चला जाएगी। तो जैसे ही ये बात मालूम पड़ा लड़की को, तैसे वह साफ साफ इनकार कर देती है शादी से, और बोलती है कि हम अब इन लोभियों से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मजबूरी इन लोगों का मालूम है ये है, तो पर भी हमारा मजबूरी समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और मेरे पिताजी बोल रहा है कि हम जैसे हमारे पास पैसा आएगा तैसे हमारा आपके पास 4 व्हीलर पहुंचा देंगे, तो पर भी नहीं मानने को राजी हो रहे हैं। काश अब ये मालूम हो गया
नहीं तो बाद में मालूम पड़ता कि ये लोग ऐसे आदमी हैं तो बहुत तकलीफ होता है। इसलिए अभी मालूम हो गया, इसलिए लड़की जो रहती है वो साफ साफ मना कर देती है, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं। और वो धुतकार फटकार के भगा देती है अपना घर से, लड़के वाले को, बारात को भगा देती है। भगाने के बाद लड़के वाले माथा गड़ करके वह चला जाते हैं। और जाने के बाद फिर से उसी तरह जिंदगी उन लोग को चलने लगता है। धीरे धीरे जो रामलाल होता है वो स्वस्थ हो जाता है और वो अपना काम पे, ड्यूटी पे चल जाता है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जिस माता पिता का इस तरह का घटना का सामना किया हो उसका दिल में क्या बीत रहा होगा। तो दोस्तों जो लड़की होती है वो बदला लेने के पूरा ठान लेती है और वह पढ़ाई करने लग जाती है, क्योंकि वह ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी थी। तो वह यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। यूपीएससी तैयारी करने के बाद उसका परीक्षा देती है यूपीएससी में। तब वह यूपीएससी का एग्जाम पूरा फाइनल क्रैक कर जाती है और वह पढ़ लिख कर पूरा आईएएस ऑफिसर एक बन जाती है। बनने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन में 3-4 साल बाद उसका ड्यूटी फिर उसी कानपुर में ही हो जाता है। कानपुर जिला में ही कलेक्टर बन के वह, आईएएस बन के वह वहाँ पे कार्यकाल में जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद वहाँ निरीक्षण करने लगती है सभी जगह पे। निरीक्षण करते करते वह एक दिन स्कूल पहुँच जाती है। स्कूल पहुँचने के बाद वहाँ पे वह जो लड़का था जो शादी से इनकार किया था, वह लड़का वहीं पे उसी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करता है। जो यह रानी होती है जैसे ही उस स्कूल में पहुँचती है तैसे उस देखती है उस लड़के को, वह लड़का हेडमास्टर बन चुका था। देखने के बाद वह वहाँ से तरह तरह का सवाल पूछने लगती है वहाँ के बारे में। कुछ देर के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा घोटाला चल रहा है। तो जो लड़का हेडमास्टर रहता है वो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे मेरा रिश्ता टूटा था। वह लड़का उसके पैरों में गिर जाता है और गिरने के बाद बोलने लगता है कि मैडम माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए था जिस तरह से हम लोग आपके साथ किए हैं। तो वो सब बोलता है, लड़की जो रानी रहती है बोलती है ऐसे ये सब बात मत, मेरे को जो तू करना था वो मैं कर ही लिया, अब जो मेरे को करना है वो मैं अभी करूँगा, क्योंकि आपका स्कूल में बहुत ज़्यादा घोटालाबाज चल रहा है। इसी के लिए मैं आपका जो नौकरी है यहाँ से सस्पेंड कर दे रहा हूँ। तो जो आईएएस ऑफिसर रानी रहती है उसका नौकरी सस्पेंड कर देती है। सस्पेंड करने के बाद उसका जो मास्टरी है वो मास्टरी पद ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद वहाँ से वह रानी चली आती है घर। आने के बाद अपना माता पिता को यह सब बात बताती है कि हम उसी लड़का को, जो लड़का हमारे साथ बुरा किया था दहेज प्रथा को लेकर के, दहेज नहीं देने पे वह शादी नहीं किया था, उसी लड़का को आज मैं सबक सिखाया हूँ। तो ये सब बात जानने के बाद लड़की का माता पिताजी बहुत खुश हुए। बोले कि ठीक है, जैसा करनी वैसा ही भरनी, जैसा किया था वैसा उसको सज़ा मिल गया। तो दोस्तों इस कहानी में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।